बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी। और बहार तो शुरू हो चुकी है ज़बरदस्त किस्म के अंदाज में। हमने जैसे पहले भी बात करते रहे हैं, हर तरफ फूल खिले हुए हैं, ज़बरदस्त किस्म का एक मौसम समा नज़र आ रहा है। ऑसम मैं कहूँगा हरमीत की आवाज़ में। इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, हरमीत की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे मौसम हरमीत की दस्तार का भी क्या है और शहर इक़्तिदार का भी कैसा मौसम है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? अरे हाँ बिल्कुल येलो कलर। सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अब चीज़ें बदल रही हैं। सर्दियां जो है बहुत ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि सुबह सुबह तो हल्की फुल्की सर्दी थोड़ी ज़्यादा भी होती है, हल्की फुल्की नहीं बल्कि ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ, मार्च का महीना शुरू हो चुका है जैसे हम देख रहे हैं, तो साथ साथ हम देख रहे हैं कि बागीचे जो हैं जहाँ जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती है तो पत्ते जो है ग्रीनरी दोबारा खिल उठी है। और साथ साथ फूल जो हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया रऊफ साहब के फूल जो है कहीं ना कहीं जो फूल हैं वो भी नज़र आते हैं हमें। और बड़े कमाल का मौसम है। मार्च का वैसे महीना बड़ा खूबसूरत होता है इस्लामाबाद में। मेरे ख्याल में लाहौर का भी बड़ा प्यारा होता है, लेकिन मार्च के अगर हम यहाँ पे बात करें तो हल्की फुल्की हवाओं के साथ ये जो ग्रीनरी है, ये सब्ज़ार है यहाँ के जो बागीचे बने हुए हैं। फिर एक दूसरी बात ये कि साफ़ सुथराई जो है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्लीन एंड ग्रीन है, तो जिसकी वजह से आपको मार्च का महीना यहाँ पे गुजारने का बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, अब मार्च से याद आया कि मार्च का महीना है। मार्च आपने जान लिया ना, मतलब पीपल्स पार्टी तो चल पड़ी हुई है वहाँ से, मार्च में उन्होंने पहुँचना है और मार्च ही का महीना दिया हुआ है। पीडीएम ने भी, उनकी भी तैयारियाँ अरूज पे हैं। लेकिन कल जो चौधरियों से मुलाकात हुई, थोड़ा सा मेरे ख्याल में कुछ मायूस हुए होंगे पीडीएम वाले भी और नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी कि चौधरियों ने कल यकीन दहानी करवाई इमरान खान को। इमरान खान पहुंच गए। एक तो बात यह है कि हम ये बात कह दें कि थोड़ा सा हुकूमत की जो सफ़े हैं वहाँ पे भी हलचल मची हुई है। परेशानी नहीं तो हलचल उसको ज़रूर कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जो रिएक्शन में पहले उन्होंने 2 दिन पहले पेट्रोल की कीमत में कमी की, उसके बाद बिजली के नर्ख कम किए और फिर उसके बाद इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें शुरू हो गई। चौधरियों के घर पहुँचे, अभी काफली को मनाने के बाद उन्होंने एमकेएम को भी मनाना है, उनसे भी मिलना है, बाप बलोचिस्तान अवामी पार्टी उसके लीडरान को भी मिलना है। तो लगता यही है कि जो सरपरस्ती है वो सरपरस्ती कायम रहेगी और हुकूमत की, और वो मनाने में कामयाब भी हो जाएगी। ऐसे में मुझे तो मज़हर अब्बास की बात ठीक लगती है जब वो कहते हैं कि ये नाकामी जो पीडीएम को होगी इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो नून लीग को पड़ेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, कल बहुत सी अहम बातें हुई, लेकिन आज हम इसको मेरे ख्याल में आगे चलकर तफसीलन डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब भी हमें इस वक्त शो में ज्वाइन किए हुए होंगे। बट एक बात जो कल से चल रही है वो ये इस मुलाकात के बाद से कि वो इसी हवाले से है कि अब पीडीएम जो है, ये तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो एक नई स्ट्रैटेजी के साथ सामने आने को तैयार हैं। और उनका ये कहना है कि अब उनके जो पत्ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके शो करेंगे। अब पता नहीं वो स्ट्रैटेजी क्या है, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग इस वक्त ज़ेरे गौर है जिसके ज़रिए काफ लीग को शामिल किए बगैर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया जाए। बट पता नहीं अब किन सूरतों में मुमकिन है, ये आज हम आगे चलकर जानने की भी कोशिश करेंगे। बट लेट्स सी, अभी ज़रा टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी। बिल्कुल ठीक हो गया। डेली डोज के साथ हम आगाज करेंगे, जिसके बाद वज़ीर आज़म के सियासी राबितों की तेजी। हमने देखा कल का दिन बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहा। सो जो चौधरी बरादरान से मुलाकात, इसका इम्पैक्ट, और ओवरऑल अब देखें तो पीडीएम और पीपल्स पार्टी क्या सोच रखती है, इसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बच्चों की शादियों से मुतल्लिक कानून को वाज़ेह कर दिया है, इसकी कितनी अहमियत है ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मस्जिद अक्सा के बाहर ख़वातीन और बच्चों पर इजरायली फ़ौज की शेलिंग, बिकॉज अगर हम एक तरफ यूक्रेन क्राइसिस को देखें तो पूरी दुनिया की इस वक्त ज़ुबान पर यूक्रेन का मसला है, उनके हमले। बट ये चीज़ जो हमेशा सालों से, सदियों से निगलेक्ट हम देख रहे हैं, इसको भी आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यूक्रेन क्राइसिस, ताज़ा तरीन सूरत हाल, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी फ़नकार भारत से अब अपने फ़न की ट्रेड करने लगे हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त वेब सीरीज़ है जिसमें आपको नुमान एजाज और सबा कमर को आप कपल के रूप में देखेंगे, जोड़ी के रूप में देखेंगे, और ये पहली बार स्क्रीन पर होने जा रहा है। बट इस सीरीज़ को रिलीज़ किया जा रहा है भारत की एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वेबसाइट और
प्लेटफॉर्म से, जी के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल वहाँ पे किया जा रहा है। और मिस्टर एंड मिसेस शमीम नाम है सीरीज का। एग्जैक्टली। सो इसको भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान के पहले स्पेशल रैपर जो हैं वो आज गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले ज़रा डेली डोज को आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे बुलंद बाग की तामीर की जा रही है और अमूमी बाग बेसिकली है और इसकी लागत बहुत अच्छी खासी है, बट इस पर थ्रू आउट आपको ग्रीनरी नज़र आएगी और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। सो ये दुनिया का सबसे बड़ा अमूमी बाग होगा जिसको बहुत जल्द तैयार कर दिया जाएगा और आवाम के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। ये बुनियादी तौर पे एक होटल है जो बनाया जाएगा, 2 टावर की सूरत में ये होगा और 2 टावर की सूरत में इसको हर मंजिल के ऊपर इसके बागात लगाए जाएंगे, दरख्त लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे और ये दूर से देखने में बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे एक जंगल है। और छत पे इसकी तमाम छत के ऊपर फिर एक पूरा जंगल बसाया जाएगा। इसको अगर सीधा कर लिया जाए तो ये तकरीबन 5 किलोमीटर से ज़्यादा बनता है, इतनी इसकी चौड़ाई बन जाती है, चौड़ाई लंबाई वगैरह। तो ये ग्रीन प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और जितनी इसकी पजीराई की जाए कम है। मुस्तकबिल की बिल्डिंग शायद इसी तरह की होंगी। शहरों में ऑक्सीजन का लेवल जो कम हो रहा है उसको बरकरार रखने के लिए, शहरों में दरख्तों की तादाद जो कम होती है उसको बेहतर बनाने के लिए इस तरह की बिल्डिंग्स का स्टार्ट किया जाना बहुत कुछ शायद है। बिल्कुल ठीक। और इसको ग्रीन स्क्रैपर का भी नाम दिया गया है। हरमीत का ज़रा सा क्विक कमेंट ले लें। जी हरमीत। बिल्कुल रोज साहब ने दुरुस्त फरमाया। हम देखते हैं कि बहुत सारे शहरों में दरख्त की तादाद कम रही है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं माहौलियाती तब्दीलियां जो हैं बड़ी तेज़ी से बदलाव जो है वो आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की, क्योंकि बहुत से ममालिक अब इस किस्म के प्रोजेक्ट्स पे आ रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पहल कर दी और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। फिर दूसरी चीज़ों की भी अगर हम देखें तो क्लीन एंड ग्रीन अगर रखना है शहर को और एनवायरनमेंट को, तो सबसे मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि आप जितना भी प्लांटेशन हो या दरख्त हो वो जितने भी ज़्यादा हो उसकी अहमियत से आप वो नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल में। जी हरमीत, मैं सोच रहा हूँ कि जब दरख्त पौधे होंगे तो फिर परिंदे भी आएंगे और कितना अच्छा लगेगा कि एक चहचहाट जो है परिंदों की वो सुनाई देगी और जो मकीन है इन घरों के, इन होटल में जो आके रहेंगे, अपार्टमेंट भी चूँकि इसके अंदर मौजूद होंगे, वो कितने खुश होंगे, कितना अच्छा लगेगा उनको। मतलब इस तरीके से एक नज़ारा भी देखना और परिंदों की चहचहाट भी सुनना और फिर ग्रीन एक फॉरेस्ट के अंदर साए तले अपनी रातें बसर करना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसी के साथ ही अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे और अगली स्टोरी जनाब बहुत ज़बरदस्त, बिकॉज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जिद्दत आती जा रही है चीज़ों में, मेडिकल की हम बहुत सी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें मेडिकल की फील्ड में भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जिद्दत आती जा रही है। टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आजकल का वक्त जो है, लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते जा रहे हैं और उनके लिए घर बैठे तमाम फैसिलिटीज़ अवेल करना ये बहुत आसान चीज़ है और आजकल इसी के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सो दुनिया के सबसे बड़े वर्चुअल अस्पताल का इफ्तिताह हो चुका है। सऊदी अरब में बेसिकली ये अस्पताल कायम किया गया है, इसको इनॉग्रेट कर दिया गया और यहाँ से मतलब इस के साथ 130 के करीब हॉस्पिटल्स अटैच हैं, जिसमें से 43 के करीब जो हॉस्पिटल्स हैं वो अमेरिका से हैं और ये हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा। लाइक आप घर बैठे तमाम फैसिलिटीज़, ऑनलाइन कंसल्टेशंस और मेडिकल से रिलेटेड तमाम फैसिलिटीज़ और सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। सो बहुत खुशाइन बात है कि आपको कहीं जाना ना पड़े और आपका मतलब राब्ता अमेरिका में किसी बैठे हुए डॉक्टर से हो जाए। सो अप्रिशिएबल है ऑब्वियसली। हाँ बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी। जी बिल्कुल हरमीत। हाँ बिल्कुल रोज़ साहब, बहुत मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो हमेशा हम बात करते हैं कि जिद्दत तो चीज़ों में आ रही, लेकिन आसानियाँ भी पैदा हो रही इंसानों के लिए। और ये इससे बड़ी आसानी और क्या हो सकती है कि अमेरिका में बैठा हुआ एक डॉक्टर है या कहीं और बैठा हुआ डॉक्टर है और आप घर बैठे हैं और आपको कोई बीमारी लाक है तो उसका इलाज बड़े आसान तरीके से हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ये जाहिर है कि मतलब इसमें वो ऑपरेशन वगैरह नहीं होंगे, ये बुनियादी तौर पे टेस्ट, जो आउटडोर पेशेंट की जो बात है वो ज़्यादा होगी कि जब आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहते हैं। देखिए, अगर आपकी बायोप्सी हो गई है, उसकी रिपोर्ट आ गई है,
वो रिपोर्ट आप शेयर कर सकते हैं बाहर बैठे हुए लोगों के साथ, बाहर बैठे हुए कंसल्टेंट्स के साथ, और वो आपको मशवरे दे सकते हैं कि ये दवाइयाँ आपके लिए कारआमद हैं। बड़ा अच्छा है मतलब ये बिल्कुल जी। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और एकेडमी अवार्ड जीतने वाली केनियन मैक्सिकन अदाकारा लोपिटा योंगो, आजकल उनकी जो पिक्चर्स हैं और वीडियोस वो हम सोशल मीडिया पर बहुत वायरल देख रहे हैं। इस वक्त वो कराची में मौजूद थी जबकि हमने ये वीडियोस और पिक्चर्स देखी और हमने देखा कि वो किस तरह से पाकिस्तान के अपने सफ़र को एंजॉय कर रही थी, और ये भी आप देख भी सकते हैं किस तरह से पाकिस्तानी लिबास, और ये जो अभी हम दिखा रहे हैं ये वो लिबास है जिस पर उर्दू में कुछ ना कुछ तहरीर हुआ होता है। सो ये इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रही हैं, पाकिस्तान के सफ़र को, पाकिस्तान की बसेस में ट्रेवल कर रही हैं। कराची की बसेस में हमने देखा इनकी कुछ पिक्चर्स आई और हम भी देख के एंजॉय कर रहे हैं कि इस तरह से कोई एक्ट्रेस इतनी फेमस पाकिस्तान का दौरा किया, और बड़ा खुशाइन दौरा, और इतनी अच्छे तरीके से उससे एंटरटेन और महसूस हो रही हैं। जी, लोपिटा जो है इसको ब्लैक पैंथर के ऊपर अवार्ड मिला था, एकेडमी अवार्ड मिला था बेहतरीन अदाकारा का, और ये अपना नाम इन्होंने मनवाया। उसके अलावा भी बहुत सी फिल्मों में इन्होंने काम किया है और अपने आप को अपना नाम मनवाया। अब ये पाकिस्तान आई हैं और जितनी तारीफ़ कर रही हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान की चीज़ों की, वो मेरे ख्याल में हमारे लिए एक रास्ता खोलता है। बाहर के लोग ऐसे आएँ, हमें उनको पूरा उनका ख्याल करना चाहिए, उनकी निगहदाश्त के लिए, उनको सहूलियात देने के लिए, उनको बेहतर से बेहतर तरीके पे फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि और लोग आएँ। टूरिज़म से पाकिस्तान बहुत कमा सकता है। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने टूरिज़म से कमाया है, और पाकिस्तान में जितनी अच्छी साइट्स हैं, हम खुद कहते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर कोई जाके वहाँ देखे जितनी खूबसूरती है, जो इलाका है सवात का, हरमीद के इलाके का, और उसके अलावा भी जो पहाड़ हैं। और उस सब एक और चीज़ अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं बाहर दुनिया में, अगर हम देखें, आप हिंदुस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे लोग और पाकिस्तान के लोगों में ज़मीन आसमान का भी फ़र्क है। यहाँ जितने भी, या आपके साथ भी बहुत सारे लोगों का मिलाप हुआ होगा, बहुत सारे लोग आपसे मिले होंगे, तो एक चीज़ का वो बड़ी ज़्यादा खुशी का इजहार करते हैं कि पाकिस्तानी लोग जिस तरह वार्मली वेलकम करते हैं, जिस तरह जहाँ पे जाते हैं, तो कई जगह पे मैंने खुद देखा है। हालांकि कुछ जगहों पे मुझे भी ये अक्सर मैंने भी कई पैसे देने होते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वो कहते हैं नहीं भैया आप तो हमारे मेहमान हैं। मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ भैया। फिर कभी कभी खामोश भी हो जाता हूँ कि चलो खैर है, कोई ना, पैसे अब नहीं मांग रहा है तो मेहमान ही बन जाऊँ। तो ऐसे में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो है आपको वार्मली वेलकम करते हैं। और रोमन ने दुरुस्त फरमाया कि फिर यहाँ पे जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ये बड़ी अट्रैक्ट करती हैं फॉरनर को। तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी बोला कि भैया थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। बिल्कुल, एंजॉय के साथ साथ आप ये देखें कि इस तरह से जो सेलिब्रिटीज़, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ जो पाकिस्तान आएंगी और यहाँ के मुख्तलिफ एरियाज़ को, सिटीज़ को विज़िट करेंगे, और फिर उसके बाद वो सोशल मीडिया पर एक एडवर्टाइजमेंट, तशहीर या अपनी कोई ज़ाती पिक्चर्स शेयर कर रही हैं। सो वो अपने लोगों को भी एक मैसेज ऑब्वियसली जा रहा है कि पाकिस्तान एक खूबसूरत और सेफ़ कंट्री है और यहाँ पर आया जाए। और ऑब्वियसली जब इस तरह से मैसेजेस इंटरनेशनली जाएंगे, सो ये हमारे अपने मुल्क के लिए, हमारे अपने मुल्क की सयाहत के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है। मैं सिर्फ एक बात कह लूँ यहाँ पे, जब कोई ऐसा मेहमान आप देखें जो बाहर से ताल्लुक़ रखता हो, उसके गिर्द जमघटा ना लगाएं, उसके गिर्द बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे ना हो जाएं, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो आदी होते हैं स्पेस के, वो चाहते हैं थोड़ा सा उनको फासला मिले। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये सूरत हाल होती है, कोई एक बंदा देखा है, पता नहीं कितने फारिग हम होते हैं, हम उसके गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, 50-60 बंदा, और वो अपने आप को एलियन ही समझता है फिर। हाँ, तो वो लोग तंग होते हैं उसे। हिंदुस्तान के बारे में और पाकिस्तान के कंपैरिजन में मुझे याद है बहुत साल पहले, ये 15-20 साल पहले, कुछ मेहमान आए हुए थे बाहर से, इंग्लैंड से, अंग्रेज़ से, और वो कहते रहे कि हिंदुस्तान की निस्बत पाकिस्तान हमें इसलिए अच्छा लगता है कि हिंदुस्तान में रश बहुत ज़्यादा है। वही रश अब हमें यहाँ भी नज़र आने लग जाता है, तो रश करने से परहेज करें लोगों के। बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास जनाब एक अनोखी, आप कह लें बॉडी का कोई नुक्स कह लें या कोई ना कोई बीमारी कह लें, जो कि बहुत रेयर है, बट मैं भी सुन के हैरान हुई कि भाई ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि अमेरिकन खातून और इनके बच्चे के बाल नहीं बनते थे। लाइक हम नॉर्मली बाल बनाते हैं, कॉम से बनाते हैं, वो बैठ जाते हैं, उसका एक प्रॉपर वे होता है, बट इस बच्चे के जब भी माँ बाल बनाती थी तो वो सीधे ऐसे जैसे स्पाइक्स बने हुए हैं। तो अच्छा, वो चीज़ ठीक ही नहीं होती थी। और फिर इस बच्चे की वीडियोस और पिक्चर्स जिस तरह से आजकल की सारी माएँ करती हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह इधर उधर पोस्ट कर दी, तब वहाँ पर किसी
सारिफ ने कमेंट किया कि आपका बेटा इनकॉमेबल हेयर सिंड्रोम का शिकार है। तो माँ एकदम थोड़ा सा अलर्ट हो गई, उसके बाद तहकीक हुई और फिर डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और फिर पता लगा कि वाकई ये बच्चा जो है इस प्रॉब्लम का शिकार है। बट ये कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो अब इसकी मदर ने अमेरिका में इस हवाले से आगाही फैलाना शुरू कर दी है। अच्छा, ये बच्चा जो है ना, ये बड़ा भी हो गया, इस तरह के बच्चे कोई बड़े भी हो जाते हैं, तो उसका नाम है बोरिस जॉनसन। वो इंग्लैंड का मैं सोचता था रूह साहब कहेंगे कि ऐसे बच्चे जब बड़े भी हो जाते हैं इनके हेयर स्टाइल ऐसे लगता है कि ये इसमें जैसे बॉम्ब फटा हो पूरा का पूरा। लेकिन बोरिस जॉनसन, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल, उसके भी बाल जो मर्जी कह लो संवरते नहीं है, वो अजीब अंदाज में होता अच्छा, है। मैंने भी अपनी मतलब कुछ अर्सा पहले मैंने एक बच्चे को देखा, मतलब मेरे सर्कल में वो बच्चा आया, सो उसके भी बाल इसी तरह के थे, बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन मैंने बहुत से बच्चों को देखा, वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं, उम्र उनकी ज़्यादा होती है, मसला ठीक हो जाता है नॉर्मली। इसमें भी मैं यही देख रही थी कि जब मैं स्टोरी पढ़ रही थी, 3 माह से 3 साल तक ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा रहते हैं। बच्चा बड़ा होता जाएगा मेरे ख्याल में, फिर ये आपका जो इशू है वो ठीक होता जाएगा। लेकिन अगर मेरी थियरी सही है तो बोरिस जॉनसन के बुढ़ापे में आके भी नहीं ठीक हुए। अब पता नहीं वो इस बीमारी का शिकार है, इस प्रॉब्लम का शिकार है या नहीं, अभी भी चेक करना पड़ेगा। बट एनीवेज, ये तो था हमारा डेली डोज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, जिस तरह से लाहौर का मौसम आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है, इस तरह से सियासी मौसम भी हमें तब्दील होता दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अगर हम देखें, बहुत ही हैपनिंग दिन था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चौधरी बरादरान से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद अब वो दीगर इत्तेहादियों से भी मुलाकात करने का इरादा रखते हैं। अवामी रिलीफ पर अगर देखा जाए, ओवरऑल मुलाकात का कंक्लूजन देखा जाए, चौधरी बरादरान ने बड़ा अप्रिशिएट किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऐलानात को, और साथ ही साथ एक बड़ी अहम बात कि वो हुकूमत की हिमायत जारी रखेंगे। सो इससे एक उम्मीद जो PDM के लिए थी या दीगर अपोजिशन जमातों के लिए थी कि शायद चौधरी बरादरान उनके साथ दें आने वाले वक्त में, वो उम्मीद हमें दम तोड़ती दिखाई दे रही है और मुख्तलिफ ओपिनियंस मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सामने आ रही हैं। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमें शो में ज्वाइन करें। सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर, सबसे पहले तो ये कि इस मुलाकात के बाद कल का दिन बहुत हैपनिंग था और आपने भी देखा ऑब्वियसली, ये बताइएगा इस मुलाकात के बाद मुख्तलिफ ओपिनियंस सामने आ रही हैं, जिसमें से अब एक ये भी है कि उम्मीदें PDM की दीगर अपोजिशन जमातों की दम तोड़ रही हैं और वो अब एक नई स्ट्रैटेजी के साथ सामने आ रहे हैं कि किस तरह से काफ लीग के बगैर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया जाए। आपकी ओवरऑल इस मुलाकात के बाद क्या ओपिनियन है, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसकी ज़रूरत इमरान खान को थी। इमरान खान लोगों पे तंज कर रहे थे कि देखो बीमारियां और कैसी कैसी याद आती हैं कितने कितने सालों के बाद। तो इमरान खान साहब को भी चौधरी शुजात साहब की बीमारी बहुत दिनों के बाद याद आ ही गई। असल में चौधरी शुजात साहब ने 4 रोज़ पहले एक बड़ा अहम बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, असल मसला है कि जब तक आप महंगाई को ख़त्म नहीं करते तब तक सियासत को सियासत नहीं है। और जब ये इमरान खान ने ये कीमतें कम की पेट्रोल की, तो मेरा ख्याल है कि उन्हीं के कहने पर की। अभी कल वो गए थे, मोनस उस मुलाकात में था नहीं। जब ये पैगाम उनको भेजा गया कि हमारे यहाँ परवेज़ अली साहब भी इसका एक फातिहा पे DHA में गए थे, वो वापस वहाँ से आए। ये 30-25 मिनट की ये मुलाकात है। अब इसमें जो ना तो मुश्तरका अलामिया दोनों ने जारी किया, इनका अपना मौक़िफ़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है। दोनों ने लहजा मौक़िफ़ का ऐलान किया। दूसरी बात यह है कि जो अपोजिशन की कोशिश है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, अगर आप गौर करें तो पिछले 2 हफ्ते में उन्होंने पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग काफ और MQM, इनको ज़हनी तौर पे ड्रॉप कर दिया है उस लिस्ट में से जिससे उनको तवक्को हो कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनके साथ खड़े होंगे। उनकी तवज्जो दूसरे लोगों के साथ से ज़्यादा है, जिनमें PTI के अंदर के लोग हैं, जिसमें जो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, और जो इसके अलावा उनकी कोशिश है कि मैंगल साहब के साथ जो उनके 3 वोट हैं वो उनको मिल जाएं। 1 वोट जमात इस्लामी की उनको तवक्को है, तो वो उस तरफ काम कर रहे हैं। अच्छा इफ्तिखार, ये बताइए कि वो शेरवानी का जिक्र आ रहा है लाइटर नोट के ऊपर,
وہ یہ ہوا کہ سراج الحق صاحب نے بھی پوچھ لیا ان کو کہ جی پرویز الہی کو شیروانی سلوا کے دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون دونوں نہیں مانتے, نہیں تو شیروانی تو ایک دن میں سل جاتی ہے. یہ شیروانی پہننا اب آئندہ آنے والے دنوں میں یا 23 کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کوئی چودھری پرویز الہی کا نصیب بنے گا؟ دیکھیں میرے خیال ہے چودھری پرویز الہی تو پہلے بھی چیف منسٹر پنجاب رہے ہیں, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پنجاب کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں کوئی بہتری کا اگر عمل شروع ہوا ہے تو وہ چودھری پرویز الہی کے دور میں شروع ہوا ہے. یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہوگی, لیکن یہ میرے لیے بھی حیران کن تھی. جب میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ ایک سسٹم کے ذریعے ان ڈپارٹمنٹس کو بہتر کر رہے ہیں, خاص طور پہ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں ڈیفٹ کا آنا اور تمام کے تمام ڈپارٹمنٹ کو کمپیوٹرائز کرنا. یہ بہت بڑا کام تھا جو میرے علم میں اس کا طائف ہے. میں نے دوسرا بھی دیکھا تو ان کا جو ڈپارٹمنٹس کو اسٹرانگ کرنے کا, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کا جو کوشش تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. ہی ہیز بین چیف منسٹر آف پنجاب. ایسی بات نہیں کہ وہ چیف منسٹر پنجاب نہیں تھے یا دوبارہ مل گیا کہ کوئی خاص بات ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں صورتحال کچھ اور ہے. صورتحال ہے کہ کل پرائم منسٹر نے جو کچھ فیصلے یہاں پہ کیے اس میں سب سے بڑا فیصلہ ہے کہ ایمنسٹی اسکیم, یہ تیسری ایمنسٹی اسکیم ہے جو پرائم منسٹر نے دی ہے. پھر پرائم منسٹر نے کل یہ کہا کہ ہم سوشلسٹ مائنڈ سیٹ سے نکل آئے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سوشلسٹ مائنڈ سیٹ سے نکل آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سرمایہ داروں کو کھلی چھٹی دینا چاہتے ہیں ہر چیز کے لیے. جب ان کو کھلی چھٹی دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ تیسری ایمنسٹی اسکیم بھی لے کے آ رہے ہیں. تو اس کے اوپر مجھے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو الیکشن تو اگلے سال میں 2023 میں الیکشن ہے, الیکشن اگلے سال تو آ رہا ہے. یہ تو جو پیٹرول کی قیمت تھوڑی سی کم کی گئی اور تیل کی, یہ تو جو لوکل باڈیز کے الیکشن آنے والے ہیں بلدیات کے پنجاب میں, اس کو تھوڑا سا ان کو متاثر کرنے کے لیے, لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ پر کچھ کر رہا ہوں بہتری. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جو گیس ہے, جو یہ سلنڈروں والی گیس ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی, باقی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. تو یہ بہت مشکل سی باتیں لگتی ہیں میرے نزدیک. اب یقین سے آپ کو میں کہوں کہ میرے نزدیک اب ایشو یہ نہیں ہے کہ کون کیا کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ 5 سال پورے ہونے چاہیے اور یہ میرا موقف رہا ہے کیونکہ میں ایک ڈیموکریٹ ہوں. یہ 5 سال پورے کریں, پھر پتہ لگے گا کون کدھر کھڑا ہے. یہ آدھے میں سے کوئی چیز آ گئی, فرض کریں ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے, تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوگا تو جو رعایت آج انہوں نے دی ہے, جو پتہ نہیں جس کی مالیت 237 بلین روپے ہے, تو کیا آنے والی حکومت اس رعایت کو جاری رکھ کے 237 بلین روپے کا اور بوجھ اٹھانے کو تیار ہوگی؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, معاملات تھوڑے سے اس طرف بھی جا رہے ہیں نا, ہمیں اس نظریے سے بھی معاملات کو دیکھنا چاہیے. محض عمران خان کو تبدیل کر دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی حرمیت. جی اچھا سر, اگر ہم دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ مونس الہی صاحب نے کہا تھا کہ گھبرانا نہیں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جہانگیر تنی صاحب کو بھی کال کی, کل وہاں پہ بھی گئے, تو کہیں نہ کہیں گھبراہٹ تو موجود ہے. ریلیف پیکج بھی دیا گیا. سر اگر عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے تو اس سے کوئی بہت بڑا پریشر بلٹ ہو سکتا ہے حکومت پر؟ اگر عدم اعتماد ناکام ہوئی تو یہ جو آزادی ہم لیے پھرتے ہیں نا, یہ تو فارغ ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بتا دوں, عمران خان ول بی مور, میں لفظ نہیں سمجھ آتی میں کیا کہوں, وہ پھر معافی اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. ہی ول بی اے ویری ویری ڈفرنٹ عمران خان. پہلے بھی عمران خان میں کافی تیکھا پن ہے, تندی ہے, تلخی ہے اس کی اپروچ میں, لیکن اس اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام ہو گیا تو پھر وہ سمجھیں گے کہ ان کو کوئی نہیں روک سکتا. حالانکہ یہ غلط فہمی ہوگی کیونکہ صرف 1 سال ہے بیچ میں, صرف 1 ایئر, اور یہ 1 سال کچھ نہیں ہونا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس سال اگر آپ الیکشن جیتنے کے لیے لوکل باڈیز کے آپ پیٹرول کی یہ قیمتیں کم کر رہے ہیں تو 237 بلین روپیہ پھر آپ لائیں گے کہاں سے؟ اور اگر اس کو اگر جاری رکھتے ہیں اگر ہم ان رعایتوں کو, تو پیسہ آئے گا کہاں سے؟ اور دوسری طرف آپ نے ایمنسٹی اسکیم کے تحت جو کی ہے 3% 4% آپ لیں گے, وہ کتنا ہوگا؟
دیکھیں چیزیں الجھ رہی ہیں, چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا رہی ہیں. بہتری سے مراد میری ہے کیا غریب کے لیے فائدہ ہوگا؟ گندم سستی ہوگی, چاول سستے ہوں گے, انڈے سستے ہوں گے, گھی سستا ہوگا, کیا پرائمری اسکولوں میں اچھی تعلیم ملے گی, کیا ہسپتالوں میں دوائی ملے گی, کیا لوگوں کے معاملات زندگی بہتر ہوں گے, کیا انصاف ملنا شروع ہوگا؟ میرے ایشوز یہ ہیں. میرا ایشو یہ نہیں ہے کہ میرا جو ایم این اے وہ کون بنتا ہے یہاں سے, کیونکہ وہ جو بن جاتا ہے وہ تو 5 سال پھر مجھے نظر نہیں آتا وہ کدھر ہوتا ہے, اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا ویژن ہوتا ہے کہ وہ میری معاملات میں دلچسپی لے. مجھے صرف امید ہے یہ لوکل باڈیز جس کو میں مقامی حکومتیں کہتا ہوں اس کے انتخابات, لیکن اس کے بھی جو طریقہ کار ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی, شکل کیا ہوگی, صورت کیا ہوگی, پیسے کون دے گا, فائنانسز اس کو کون دے گا, کہ محض باڈیز بنا دی جائیں گی اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے حوالے کر دی جائیں گی. ایشوز یہ ہیں. اچھا افتخار یہ بتائیے کہ ایشوز بالکل آپ نے کہا جینوئن ایشوز ہیں, اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے اس کے تحت پچھلے مہینے میں بھی 12.25% کے حساب سے مہنگائی ہوئی ہے, جو کافی زیادہ الارمنگ ہے, اور یہ جو ریٹ ہے یہ چلتا چلا جانا ہے اسی طرح سے. اب بلاول نے ایک نعرہ لگایا اپنے مارچ میں کہ فوری طور پہ الیکشن کرواؤ. بہت سے تجزیہ نگار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے الیکشن کروا دینے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریلیف دینے کے بعد وہ تھوڑے سے پاپولر فرنٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹیکنیکل چیزوں کو بہت سے لوگ سامنے نہیں رکھ رہا ہے. جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سینسس ہونا ہے, اور سینسس کے بعد جو حلقہ بندیاں نہیں ہیں ان کے تحت الیکشن ہونا ہے, جو قانون ہمیں بتا رہا ہے. تو اس حوالے سے فرمائیے کہ کیا ایک صرف نظر ہے, لوگ دھیان نہیں دے رہے اپوزیشن لیڈر بھی, کہ یہ بنیادی شرط موجود ہے پہلے الیکشن کروانے کے لیے؟ دیکھو یہ جو مردم شماری والا معاملہ ہے یہ بالکل نیا ایشو انہوں نے ریز کیا ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ اپنا رؤف صاحب یہ ہے کہ جو آپ نے پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا ہے, اس میں جو یہ طریقہ کار کا تعین کیا ہے کہ کیا وہ موبائل پہ بیٹھ کے ووٹ کاسٹ کریں گے, وہ کمپیوٹر کے ذریعے ووٹ کاسٹ کریں گے آن لائن. اگر وہ کمپیوٹر کے ذریعے آن لائن ووٹ کاسٹ کریں گے تو پھر وہ حق آپ کو یا مجھے کیوں نہیں ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں. جب ووٹ کا حق مل جاتا ہے تو ہم سب برابر بن جاتے ہیں. تو ایک حق ایک آدمی کو, ایک ووٹر کو ہو اور دوسرے ووٹر کو نہ ہو, یہ بھی ایک بہت سنگین معاملہ ہے, اور اس پہ بالکل خاموشی ہے. نہ اس کے بارے میں کوئی جو الیکشن کا سسٹم ہے اس میں آپ کو جواب ملتا ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. ایک ڈان کی جو رپورٹ ہے اگر آپ نے دیکھی ہو تو وہ بڑی سگنیفیکنٹ رپورٹ ہے, وہ بھی اس کو بھی تو سامنے رکھے نا. یعنی بہت ساری ایسی الجھنیں سامنے آ رہی ہیں جن کو ریزالو کیے بغیر الیکشن میں جانا عجیب ہوگا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ نے کہا کہ بلاول کہتا ہے کہ الیکشن کراؤ, یہ وہی بلاول ہے جو الیکشنز کے لیے نہیں جانا چاہ رہا تھا فوری, اور جبکہ نواز شریف کہتا تھا کہ مجھے صرف فوری الیکشن چاہیے. تو یہ جو سفر بدلا ہے بلاول کا نواز شریف کے ساتھ وہاں کے کھڑا ہو گیا. پی ڈی ایم کی جو خرابی ہوئی اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فوری الیکشن یا ریزائن. تو اگر فوری الیکشن پہ آ گئے اور آپ نے کہا کہ مردم شماری کے بعد الیکشن ہوگی تو مردم شماری تو جا کے دسمبر میں مکمل ہوگی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. مصیبت ہے ہم اس سے باہر نہیں نکلتے کہ عمران خان گئے, کتنی دیر وہاں پہ رہے, کیا وہاں پہ کھایا, بسکٹ تھے یا نہیں تھے, پیٹیز تھے نہیں تھے, شامی کباب تھے یا نہیں تھے, کیا انہوں نے شامی کباب کو چکھا یا نہیں چکھا, یا ان کی باڈی لینگویج کیا تھی. ہم اس سے باہر نکل ہی نہیں رہے. صحیح. اگر نکلیں گے تو پھر کچھ ایشوز پہ بات کریں گے نا. ٹھیک ہے, تھینک یو افتخار, بہت مہربانی, بہت بہت شکریہ. امپورٹنٹ باتیں ہیں, اور وہ حقیقت یہی ہے کہ عام آدمی کا کنسرن اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اس کا کنسرن یہ ہے کہ مہنگائی میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور یہ جو بوجھ ایک 235 ارب کا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, جو اضافی بوجھ ہے اکانومی کے اوپر, اس کو کس طریقے سے پورا کیا جائے گا. کیا آئندہ آنے والی حکومتیں بھی اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں گی؟ ایسی صورتحال میں جب یہ بوجھ پڑا ہوا ہے تو کون آگے آ کے حکومت بنانے کے لیے تیار ہوگا؟ یہ بڑے مسائل ہیں. اب کل آئل جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $107
फी बैरल के हिसाब से पहुंच गया। बिल्कुल ठीक। और जिस तरह से हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अभी हालिया ऐलानात किए हैं, अवामी रिलीफ की एक बात की जा रही है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये एक मतलब आपको एक वो मिला है कि आप थोड़ा सा वक्ती तौर पर खुश हो जाएं, बट हमारे मसाइल इससे ज़्यादा हैं। और इफ्तिखार अहमद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि आम आदमी के मसाइल ही कुछ और हैं, उसको बाकी किसी चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। और इन अवामी रिलीफ के बाद भी अगर हम देखें तो महंगाई पिछले साल की निस्बत 1.25% बढ़ी है। और इसके साथ साथ ही अगर हम कराची की सिचुएशन देखें तो इस वक्त दूध को अगर हम देखें तो एक बेसिक नेसेसिटी है, हर घर में बच्चे के लिए आपको दूध चाहिए, और वो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली 150 रुपए किलो तक पहुंचा हुआ है कराची में। और इसी कीमत पर सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त इतने पर फरोख्त हो रहा है। तेल की कीमत में तो कमी कर दी उन्होंने, लेकिन आम अशिया की कीमतें कम नहीं हो अशियाए रही। ज़रूरिया की चीज़ों में जैसे ही तेल की कीमत पीछे बढ़ाई थी, लोगों ने फौरी तौर पे अपनी अशिया जो हैं, अजनास हैं, सब्जियां हैं, उनकी कीमत में इजाफा कर दिया था। अब देखने की बात यह है कि क्या वो भी कमी करेंगे या नहीं करेंगे। महंगाई उसी तरह से बढ़ रही है बिल्कुल, और उसका कोई असर नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या तदारुक होगा, क्या तरीक़ेकार होगा, ये बहुत सोचने की बात है। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ व्यूअर्स अभी हम शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। दांतों की सेहत को बरकरार रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑब्वियसली एक अच्छे टूथ पेस्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो कोलगेट स्पार्कल इज़ दी बेस्ट टूथपेस्ट एंड इज़ दी बेस्ट ऑप्शन एज वेल। और इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल, जो कि हर एतबार से आपके दांतों को मुकम्मल हिफाजत और सेहत प्रोवाइड करेंगे। फ्लोराइड शामिल है, इसमें शामिल है लौंग, इसमें शामिल है पल पाउडर। फ्लोराइड के जहाँ बहुत से बेनिफिट्स हैं, वहाँ पर एक इसका फ़ायदा ये है कि ये आपके दांतों में कैविटीज़ नहीं बनने देता, दांतों को बहुत ज़्यादा मजबूती फराहम करता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में कैविटीज़ भी नहीं बनते और कीड़ा भी नहीं लगता। लौंग की जहाँ तक बात है, सो लौंग जो है वो आपके दांतों की तकालीफ को दूर करता है और इसके साथ साथ जो आपका सांस है उसको भी महकता रखता है। और पर्ल पाउडर, अगर आपके दांत डल हो चुके हैं और कोई ना कोई स्टेनिंग है, सो अगर आप कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल करते रहेंगे सो आप इस इशू को भी एड्रेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इसके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बेहतरीन नताइज भी देखना चाहते हैं, सो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोलगेट स्पार्कल को किसी बहुत ही आला क्वालिटी के टूथ ब्रश के साथ दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। और सिर्फ यही नहीं, एक बड़ी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट भी है जिससे हमारे देखने वाले इनामात भी जीत सकते हैं। बट पहले आप बताएं ना कि किस तरह से कोलगेट स्पार्कल हमारे दांतों के लिए बेनिफिशियल है, फिर मैं वो अनाउंसमेंट करूँगी। ठीक है, इनफैक्ट वो भी इनाम ही है आपके लिए अगर आप कोलगेट स्पार्कल से रात को सोने से पहले अपने दांत साफ़ करें। आखिरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि रात को खाने के बाद आपने अपने दांत साफ़ करने हैं सोने से पहले कोलगेट स्पार्कल से। ये आपके दांतों को कीड़ा लगने से महफूज रखेंगे और हर तरह की बीमारी से महफूज रखेंगे। रात का वक्त असल में देखा जाए रोमा तो सबसे ज़्यादा तवील होता है, जिसमें आदमी खाने के बाद सुबह तक कुछ उससे सोना होता है और वो मुंह बंद रहता है, उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा होते हैं। तो बैक्टीरिया पैदा होने की सूरत में ये है कि दांतों में कीड़ा भी लगेगा, तकलीफ भी होगी। तो रात को आपने सोने से पहले अपने दांतों को ब्रश करना है, नर्म ब्रश से करें। और इसी तरह से सुबह नाश्ते के बाद अपने दांतों को ब्रश करें एक सॉफ्ट से ब्रश से, कोलगेट स्पार्कल से। और फिर एक और चीज़ ये कि दिन में आपने कुछ भी मीठा खाया तो मीठा खाने के बाद अपने दांतों को ज़रूर ब्रश करें ताकि आपके दांत कीड़े लगने से महफूज रह सकें। बिल्कुल ठीक हो गया जी हरमीत। बिल्कुल रोमा, आपने तो फरमाया कि 3 चीज़ें अगर किसी टूथपेस्ट में हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो स्माइल अगर देते हैं तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ज़्यादातर धब्बे जो बने होते हैं, स्टेनिंग जो होती है, जिसकी वजह से उनकी कोशिश होती है कि दांत को ज़्यादा दबा दिया जाए, लिप्स को, और छुपा दिए जाए। तो उनके लिए भी बड़ी वो है कि इसमें जो पल पाउडर है वो बड़ा कमाल का काम करती है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं, अक्सर आपको पता है कि अक्सर हम ठंडा या गर्म जब इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे लोग को ये तकलीफ़ भी होती है कि वो दर्द जो है वो उनको महसूस होता है। तो लौंग इसमें मौजूद है, लौंग का यही फ़ायदा भी है कि कम से कम आपको दर्द और तकलीफ से बचा सकते हैं। और उस आपने दुरुस्त फरमाया कि रात बड़ी लंबी होती है, मसल्स रिलैक्स होते हैं, ऐसे में अगर पेन हो तो बड़ी तकलीफ होती है पूरी रात आपको। तो बहुत अच्छा है कि जब आप कोई चीज़ खा लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं तो कम से कम रात
सोने से कबल आप ब्रश जरूर कीजिए, कम से कम आपकी दांत जो है वो सेहतमंद रहेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप कीमती नमाज चाहते हैं तो अपनी किसी भी फैमिली मेंबर की पिक्चर हमें व्हाट्सएप करें। नंबर्स आप इस वक्त पब्लिक न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और हमें पिक्चर्स भेजें और उसके बाद आप लकी ड्रॉ का हिस्सा बनेंगे और कीमती नमाज जीत सकते हैं। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे। बलोच कल्चरल डे आज मनाया जा रहा है, जहाँ पर बहुत सी चीज़ें बलोच कल्चर को, बलोच की सकाफत को रिप्रेजेंट करती हैं। वहाँ पर बलोची छड़ी की खास अहमियत है। बलोची छड़ी की खास अहमियत है। बलोच कल्चरल डे के हवाले से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और उसको हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमाम बलोची भाइयों को, बहनों को हम इस मौके के ऊपर मुबारकबाद पेश करते हैं। अपने इस दिन को अच्छे तरीके से आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, यूक्रेन क्राइसिस, इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक रशिया और यूक्रेन की जंग जो है वो इस वक्त नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ तो रशिया को बहुत से रिस्ट्रिक्शंस का सामना है वेस्टर्न ब्लॉक की जानिब से, यूरोपीय यूनियन की जानिब से, बट साथ ही साथ अगर देखा जाए सो रशिया ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है और एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आलमी बहरान पैदा हो सकता है और आलमी अमन मुतासर होने का बहुत ज़्यादा खदशा है। और इसी के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक की जानिब से, यूरोपीय यूनियन की जानिब से बिल्डअप होता जा रहा है। सिचुएशन पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त साबिक सफ़ीर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CISS अली सरवर नकवी साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जिस तरह से एक तरफ रशिया पर इक्तसादी पाबंदियां, पाकिस्तान पर बहुत से इसके असरात और प्रेशर आ रहा है वेस्टर्न ब्लॉक, यूरोपीय यूनियन की जानिब से, और साथ ही साथ आलमी अमन भी मुतासर होने का खदशा है। अगर हम देखें तो जिस तरह से रशिया ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है, आलमी असरात आप इस जंग के क्या देख रहे हैं? आलमी असरात तो बहुत हैं और ये जंग बड़ी परेशान कुन एक डेवलपमेंट है जिसके बारे में सारी दुनिया को बहुत तशवीश है। देखिए, 2-3 बातें मैं बताऊंगा। एक तो ये कि जो बैनुल अक़वामी निज़ाम था, इंटरनेशनल ऑर्डर, वो कोलैप्स कर रहा है, जबकि रूस जैसा मुल्क, उसने एक पड़ोसी मुल्क पे बराह रास्त जारियत करके वहाँ पे इन्वेजन कर दिया है और ये UN के खिलाफ है। एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के ऊपर कोई दूसरा मुल्क अटैक नहीं कर सकता। चार्टर के खिलाफ है। ये जितने भी बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं उनके खिलाफ, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, लेकिन उसने ये किया है। तो अब बात यह है कि इसके असरात दूर रस होंगे, काफ़ी बड़े होंगे, क्योंकि एक तो यूरोप में परेशानी हो गई है, वहाँ पे ट्रेड, तिजारत, ख़ास तौर पे एनर्जी के मामले में गैस और उसके दूसरे प्रोडक्ट्स, वो सब डिसरप्ट हो गए हैं। उसके अलावा जो रूस के जो सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पाबंदियां लग गई हैं, एयर स्पेस बंद हो गई है। अमेरिका ने ऑर्डर किया है कि रूस अमेरिकन एयर स्पेस पे नहीं आ सकता है। रूस ने भी धमकी दी है कि हमारे एयर स्पेस पे कोई नहीं आ सकता। तो ये सारा बहरान, उसके बैकग्राउंड में ये न्यूक्लियर थ्रेट, एटमी असला का इस्तेमाल, ये मैं समझता हूं कि ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना एक धमकी है, क्योंकि एटमी अटैक का एहसास लोगों को नहीं है कि क्या उसके नतायज होंगे। सारी दुनिया में तबाही फैल जाएगी। 10 साल तक न्यूक्लियर विंटर हो जाएगा। किसी जगह कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, गेहूं और चावल और बाकी सारे कमोडिटीज वो नहीं पैदा होंगी। डार्कनेस फैल जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। ये न्यूक्लियर विंटर इसको कहते हैं, न्यूक्लियर विंटर, वो आ सकता है। तो न्यूक्लियर वेपन्स का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए किसी भी जिम्मेदार मुल्क को। तो मैं समझता हूं कि इसके असरात बहुत दूरदराज हैं और बहुत कुछ बुरे भी असरात हो सकते हैं। सिर्फ एक मुझे उम्मीद है कि कुछ मुज़ाकरात का प्रोसेस अगर चल जाए तो उसके बाद मुमकिन है
کہ کوئی اس میں کوئی صلح مشورہ ہو اور کوئی ایک لائے عمل ایسا نکلے جس کے تحت یہ جو سیریس تھریٹ ہے جو ایک عالمی امن اور استحکام کو جو خطرہ ہے وہ ذرا دور ہو جائے. اچھا نقوی صاحب یہ فرمائیے کہ ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو آپ نے جیسے فرمایا کہ بہت سی پابندیاں لگنے کی ہے. شیل نے کہا ہے کہ وہ اپنی شیل کمپنی جو آئل کی بہت بڑی کمپنی ہے وہ اپنے روس کے اندر تجارت کو کاروبار کو بند کر رہے ہیں. یورپ کی طرف سے بھی بہت پابندیاں ہیں, امریکہ کی طرف سے بھی بہت پابندیاں ہیں. جو رشین کرنسی ہے روبل وہ 30% تک گر چکی ہے. اسٹاک مارکیٹ ان کی گر گئی ہے, پرائسز ان کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور دوسری طرف روس کی ایڈوانسمنٹ بھی جاری ہے. یہ پابندیاں جو مسلسل روس پہ لگ رہی ہیں اور جو خسارہ وہاں پہ ہو رہا ہے اور جو نقصان ہو رہا ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا روس کو مجبور کر دے گا کہ وہ اپنی پیش قدمی کو روک دے اور مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائے؟ امریکہ اور مغربی ممالک کی تو یہی امید ہے کہ جو سختیاں ہو رہی ہیں اور جو پابندیاں روس کے اوپر لگ رہی ہیں اس کی وجہ سے روس اپنی جارحیت میں کچھ کمی کرے گا, پیچھے ہٹے گا. لیکن ممکن ہے کہ روس کی سوچ یہ ہو کہ وہ سب برداشت کر لے گا اور باقی یوکرین سے نمٹا جائے. دیکھیے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یوکرین کو روس نیٹو میں نہیں آنے دینا چاہتا ہے, اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات جو کہ درست ہے, کیونکہ امریکہ نے سن 62 میں جو کیوبن میسائل کرائسس ہوئی تھی اس میں کیا ہوا تھا, روس نے کیوبا میں میسائل لگانے کی کوشش کی تھی جو کہ صدر کینیڈی نے کھلی دھمکی دی تھی کہ ہم ایٹمی اسلحہ استعمال کریں گے. اس کے بعد وہ معاملہ کچھ کم ہوا اور جنیوا میں گفتگو ہوئی اور اس کے بعد سلوشن ہوا. تو روس کا موقف کچھ حد تک درست ہے کہ نیٹو کو یوکرین کو شامل نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھلی جنگ کر لے اور ایسی تباہی کر لے کہ اس کے لیے بھی مشکل ہو اور دوسرے ممالک کے لیے بھی مشکل ہو. ٹھیک ہے جی حرمیت. اچھا نقوی صاحب, اگر ہم دیکھیں اس سارے معاملے کو, سارے صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو یوکرین کو کہیں نہ کہیں اس نہج پر پہنچانے والا امریکہ ہی ہے, جس کی وجہ سے وہ کافی جذباتی بھی ہو گیا. مذاکرات کے کئی پہلو بھی ہوئے, رشیا نے کوشش بھی کی, اس سے قبل بھی 2014 میں بھی معاملات ہوئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کو سپورٹ کرنے کی بہت زیادہ بات کی گئی تھی کہ ہم اپنی فوجیں بھیجیں گے, لیکن اب امریکہ براہ راست اپنی فوجیں بھیجنے سے بھی ہچکچا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو وہی خوف جو ہے اسی خوف میں مبتلا ہے جس طرح افغانستان میں ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا, عراق میں کرنا پڑا, اسی وجہ سے وہ ابھی فوجیں بھی جو ہے براہ راست بھیجنے سے انکاری ہے؟ جی ہاں, نہیں وہ تو واضح کر دیا ہے صدر بائیڈن نے اور میرا خیال ہے برطانوی وزیر اعظم نے کہ فوج وہاں ٹروپس آن دا گراؤنڈ, فوج زمین پہ وہاں نہ امریکہ سے جائے گی, نہ یورپ سے جائے گی, نہ نیٹو کی جائے گی, نہ امریکہ کی. تو وہ تو انہوں نے واضح کر دیا ہے. اب یہ جو وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ پھر سے ایک جنگ میں نہیں مبتلا ہونا چاہتے ہیں, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ افغانستان اور پچھلے جتنی بھی اور انٹرونشنز ہیں وہ یعنی 1958 میں لیبنان میں جو انٹرونشن امریکہ نے کی تھی اس وقت سے لے کر یہ جو تقریباً 75-60 سال ہو. میں خیال میں کچھ رکاوٹیں کی, ابھی دوبارہ شامل ہو جائیں گے ہمارے ساتھ علی نقوی صاحب. اور بات اصل میں یہی ہے کہ براہ راست ملوث اگر ہوتا ہے یورپ اور امریکہ یوکرین کے اندر جنگ میں تو اس کا بہت ہی خوفناک اثرات پڑیں گے. ویسے یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا نظام بالکل زوال کا شکار ہوا ہوا ہے. اسٹاک مارکیٹس اگر روس میں گری ہیں تو وہ امریکہ میں بھی گری ہیں. نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. جی جناب فرمائیے, آپ جو کہہ رہے تھے کہ اثرات اس کے بہت زیادہ پڑیں گے. بالکل وہ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل آرڈر کا ایک طرح سے کولیپس ہے. دیکھیے میں اس کو ذرا واضح کروں. 1936 میں جب لیگ آف نیشنز
अक़वाम मुत्तहिदा की प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इटली ने इथियोपिया पे हमला कर दिया, जापान ने मंचूरिया पे हमला कर दिया, और जो इंटरनेशनल ऑर्डर था वो खत्म हो गया। उसके बाद 1939 में हिटलर ने सारे यूरोपियन ममालिक पे चढ़ाई की, पहले पोलैंड पे की, पहले उसके बाद ऑस्ट्रिया पे की, फिर स्वीडन पे की। तो मुझे डर ये है कि ये अगर बैनुल अक़वामी निज़ाम इस तरह से बैठ गया है, कोलैप्स कर गया है, तो फिर तो खुली छुट्टी होगी, फ्री फॉर ऑल। जब जैसे कि एक हॉल में लोग बैठे होते हैं, कुर्सी चलने लगती है, हमने फिल्मों में देखा है, तो वो फिर कुर्सियां चलने लगती हैं, सब एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। तो आई होप, अल्लाह करे ऐसा न हो, क्योंकि फिर भी एक बैनुल अक़वामी निज़ाम की सख्त ज़रूरत है। और अमेरिका ने, जाहिर है आप जो बात कर रहे थे सिंह साहब के, वो उसने हरकत जो पहले वादा किया कि ट्रूप्स भेजेगा और ये वो हुआ नहीं। तो रूस को मौका मिल गया कि वो यूक्रेन पे हमला करे। अब मैं समझता हूं कि किसी तरह अगर मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हो जाए, और आज सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होने वाली हैं, एक गुफ्तगू चल पड़ी है, तो शायद उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेस हों, और यूक्रेन को एक कमिटमेंट देनी होगी। मैं समझता हूं कि वो नेटो में नहीं जाएगा। अगर ये कमिटमेंट वो यूक्रेन देता है तो रूस मुतमईन हो सकता है। अच्छा सर, यहाँ पर आपने जिस तरह से कुछ देर पहले ये फरमाया कि मुज़ाकरात स्टार्ट होने चाहिए ताकि आलमी बहरान जो है वो जन्म ना ले, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी तक मुज़ाकरात का इनिशिएट ना होना, रुकावट कहाँ पर है और कौन इसमें ज़्यादा की रोल प्ले कर सकता है? देखिए, अगर दोनों फरीक चाहें कि मुज़ाकरात हों, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल है और या नेटो का सेक्रेटरी जनरल है, इस तरह के न्यूट्रल कोई एक शख्सियत, कोई पर्सनालिटी, वो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करा सकते हैं। बात यह है कि अभी तक रूस को खदशा है कि यूक्रेन नेटो में दाखिल हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो रूस के एन पड़ोस में नेटो की मौजूदगी हो जाएगी। और ये अब ऑलरेडी एस्टोनिया और लैटविया में नेटो आ चुका है। रूस बिल्कुल अपने को घिरा हुआ देख रहा है, एनसर्कल हो रहा है। तो रूस उसकी वजह से जाहिर है कि वो इस तरह की एग्रेसिव एक्शन ले रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कोशिश होनी चाहिए मगरबी ममालिक को भी कि रूस को कुछ हद तक मुतमईन करें, और रूस को चाहिए कि अब वो ज़रा अपनी एग्रेशन को रोके। ठीक है, रशिया को चाहिए अपनी एग्रेशन को रोके, और वेस्टर्न ब्लॉक को चाहिए कि रशिया के साथ भी निगोशिएट किया जाए, मामलात को बेहतरी की तरफ लाया जाए। बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ शो में मौजूद। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तानी फ़नकार अगर हम देखें तो बहुत अरसे से ऑफ एंड ऑन हमारे यहाँ सर जो टैलेंट है, हमारे जो स्टार्स हैं वो वहाँ जाते हैं भारत, और वहाँ पर उनकी मूवीज़, उनके ड्रामास में काम करते हैं। बट अब प्रॉपर इस तरह से काम स्टार्ट, और बहुत से मामलात ऐसे हैं अगर देखा जाए सो अदाकार नुमान एजाज और अदाकारा सबा कमर साहिबा की एक वेब सीरीज़ है जो कि बहुत जल्द हम भारत से इसकी रिलीज़ देखेंगे। Z5 से इसको रिलीज़ किया जाएगा 11 मार्च को। सो कुछ हवालों से ये चीज़ एक्सेप्टेबल है और अप्रिशिएबल भी है, बट जिस तरह से हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि पोस्ट प्रोडक्शन के मामलात सारे भारत देखेगा, सो ये चीज़ थोड़ी सी अनएक्सेप्टेबल है। और इस पर राय क्या है, हमारे साथ ड्रामा राइटर आमना मुफ्ती हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है। आमना, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शोज। आमना, सबसे पहले ये बताइएगा कि कुछ हवालों से अगर ये देखा जाए तो बहुत ही अप्रिशिएबल और खुशाइन बात है कि हमारे स्टार्स पहले भी वहाँ पर काम करते हैं, अब दोबारा से कर रहे हैं, बट फिर पोस्ट प्रोडक्शन क्यों, भारत पूरी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा? अच्छा, बहुत शुक्रिया। असल में सिलसिला ये है कि सिलसिला भारत या पाकिस्तान का नहीं है, ये एक फ्री मार्केट इकोनॉमी जाहिर है, और
یہ ہم بات تو آرٹ کی کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے اس آرٹ میں بھی بزنس انوالوڈ ہے. تو ہمارے ہاں ظاہر ہے ایک جس طرح سے ہمارا تھرائیونگ ڈرامہ انڈسٹری ہے اس کی مانگ انڈیا کے ویورز میں بہت ہے. صرف انڈیا کے ہی نہیں, جو ہمارا ڈائسپورا پاکستانی انڈین اردو سمجھنے بولنے والوں کا باہر بھی موجود ہے مختلف ممالک میں. تو ظاہر ہے یہ Z5 انفیکٹ اس کو دیکھ رہا ہے, وہ اس کے پروڈیوسرز ہیں. تو انہوں نے وہی پروڈیوسر پوسٹ پروڈکشن کیا, پروڈکشن بھی. صرف اس میں یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ ہمارا ہے, رائٹرز ہمارے ہیں, ساجی نے اس کو لکھا ہے, اور جو اس کے ڈائریکٹر ہیں وہ بھی یہیں سے لیے گئے ہیں. لیکن بیسک ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بنیادی طور پہ جو اس کی شکل ہے اور جو اس کا ایک بناوٹ ہے جس کو ہم پروڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں, وہ ساری کی ساری Z5 کے تحت ہو رہی ہے. تو اس سے مجھے جو ذاتی طور پہ چیز بری محسوس ہوئی ہے وہ یہ کہ جو ایک ہمارا اپنا انڈیجینیس اسٹائل ہے وہ اسٹائل متاثر ہوگا, اور آہستہ آہستہ ہمارے اداکاروں کا, ہمارے لکھنے والوں کا, کیونکہ وہ ظاہر ہے لکھواتے ہوئے بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کی اور ایکٹنگ کی بھی انسٹرکشنز ہوں گی, تو ہمارا انڈیجینیس اسٹائل جو ہے وہ ہو جائے گا. میں اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی مجھے ایک طرح فکر ہے, اور یقیناً یہی آپ لوگوں کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے. تو یس, دس از سم تھنگ جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اور ظاہر ہے یہ چونکہ ایک ملٹی نیشنل بیچ میں انوالو ہے تو اس طرح سے تو اس کے اوپر کوئی ہماری طرف سے تو قوانین اس طرح آ بھی نہیں سکتے. تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال آرٹسٹ کو اور باقی بھی جو اس میں کام کریں ان کو اس چیز کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنا انڈیجینیس اسٹائل اپنے ہاتھ سے کھو تو نہیں رہے. اچھا آمنہ, یہ فرمائیے, آپ نے بالکل جیسے کہا ایک طرف پریشر ہے گلوبل جو چیزیں ہو رہی ہیں, ایک طرف پریشر ہے کہ دنیا میں بڑی تیزی سے جس طرح سے نیٹ فلکس ہو گیا, نئے نئے بن رہے ہیں, یا Z5 ہے اس کا مطلب پریشر ہے, امیزون آ گیا, اور اس طرح کی اب بڑھتی چلی جانی ہے ویب سائٹس. ڈرامہ زیادہ سے زیادہ اور جو چیزیں ہیں زیادہ سے زیادہ اس نے ویب پہ جانا ہے, اور دوسری طرف آپ کا اپنا کلچر ہے, اپنے تقاضے ہیں, ان کا ہے. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے اس پریشر میں کیا ہوگا؟ اب 5 ڈرامے کہتے ہیں کہ اس وقت پڑے ہوئے ہیں جو Z5 کے ساتھ کانٹریکٹ میں جانے والے ہیں, اور بھی بہت زیادہ لوگوں کو پیسہ بھی چاہیے, پیسے کی بھی ڈیمانڈ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے, اس کا اثر کیا؟ آپ نے ایک طرف تو کہا کہ ہمارے انڈیجنس جو سٹائل ہے وہ بھی متاثر ہوگا, اس کا نقصان ہوگا. کیا چھوڑ دیا جائے اس کو بالکل پھر, اور اپنے جو چیزیں ہیں انہی کے اوپر انحصار کیا جائے, اپنی ویب سیریز ڈیولپ کی جائیں, تو اپنے پلیٹ فارم بھی ڈیولپ کیے جائیں پھر ساتھ میں؟ دیکھیے رؤف صاحب, یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور ایک وقت تبدیل ہو رہا ہے. ویسے بھی گلوبلی بھی ہر طرح سے سیاست بھی تبدیل ہو رہی ہے, تو انٹرٹینمنٹ بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کی شکل تبدیل ہو رہی ہے. کیبل ٹی وی کے لیے تو بڑی مدت سے کہا جا رہا ہے اٹس نو مور, آلدو یہ رہے گا لیکن ایک آڈینس میں شفٹ آ گیا. تو ایک جو پڑھی لکھی آڈینس کہہ لیجیے یا ایک خاص قسم کی جو آڈینس تھی وہ ہماری شفٹ ہوگی OTT پلیٹ فارمز پہ. تو ظاہر ہے اس کا موڈ آف پیمنٹ اور وہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس طرف نہیں. تو ہمیشہ سے یہ تو ایک رہا ہے لوگوں میں کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ذرا عام لوگوں سے ڈفرینٹ, تو پھر جو ظاہر ہے وہاں پہ کانٹینٹ بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے OTT پلیٹ فارمز پہ وہ ڈفرینٹ ہے. تو یہ آپ نے بات بالکل وجہ فرمائی کہ اگر ہمیں اپنے ایک سٹائل کی فکر ہے اور ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں اور ہم اس کو کمپٹیشن کو بھی فری مارکیٹ اکانومی کے کمپٹیشن کو سمجھتے ہیں, اور ٹیلنٹ کو ہم باؤنڈ بھی نہیں کر سکتے کہ جی آپ صرف پاکستان کی چیزوں میں کام کریں اور ان میں کام نہ کریں ملٹی نیشنلز کی طرف سے جو آفر ہو رہی ہیں, تو وہ بھی ایک زیادتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کیوں نہیں ڈیولپ ہو رہی؟ ہمارے ہاں رنسٹرا موجود ہے, ہمارے ہاں اردو فلیکس موجود ہے, ناشپاتی ہے, اور بھی 2-4 OTT پلیٹ فارمز شروع ہوئے ہیں, لیکن ان کو بیٹ کیوں نہیں کر سکے؟ حالانکہ یہی لوگ موجود ہیں جو باہر کے لیے لکھ رہے ہیں, تو ان سے کیوں نہیں لکھوایا جا رہا؟ اس میں پھر وہی چیزیں ہمارے یہاں آ جاتی ہیں جو ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر, کانٹینٹ کے اوپر, چیزوں کے اوپر ہم نے بہت زیادہ سختی رکھی. اس سختی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی دیکھیں ایک خاص طرف آپ نہیں لے جا سکتے, آپ بہت سختی کے ساتھ, یہ کلچر ہے, کلچر کو آپ بہت زیادہ ٹرم نہیں کر سکتے, اس کے اوپر ایک گلوبل ایفیکٹس آ رہے ہیں, آپ کو ٹاپکس اور ان چیزوں کے لیے تھوڑا سا اوپن اپ ہونا پڑے گا. لیکن چونکہ وہ جو ہمارے پلیٹ فارمز جن کا میں نے ذکر کیا یہ گورنمنٹ اونڈ ہے فی الحال,
تو اس میں کافی مسائل آ رہے ہیں, یا بہرحال ان کے اوپر جو ڈکٹیشنز ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ ہمارے ہاں ایسی بڑی چیزیں نہیں بن پا رہی. تو اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو لائٹ کر دیں گے, ہم تھوڑا یہ سمجھیں گے کہ او ٹی ٹی پلیٹ فارم کا آڈینس کا مزاج کیا ہے, تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے جو 2-3 پلیٹ فارمز موجود ہیں یہ نیٹ فلیکس کو یا پرائم کو یا ان کو وہ کمپیٹ نہ کر سکیں. ایک آدھ سیریز تو ہم ایسی بنا سکتے ہیں میرا خیال ہے سال بھر میں کہ جو کم سے کم الگ سے نظر آئے. تو بس یہ بھی وہی بات ہے کہ ہم تو کہہ سکتے ہیں جو سوچنے والے ہیں, جن کو بٹھایا جاتا ہے ان کو پتہ نہیں کیوں بٹھایا جاتا ہے ان کرسیوں پہ اور وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ بھی سوچنے لگیں تو میرا خیال ہے کہ صورتحال خاصی بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی حرمیت. اچھا اگر ہم دیکھیں تو آپ نے جس طرح ذکر کیا ڈراموں کے حوالے سے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت میں ہمارے ڈرامے بڑے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. بہت ایسے ممالک ہیں جہاں پاکستان کے ڈرامے, خاص کر ظاہری بات ہے جب ڈرامہ اچھا بنا ہوگا تو اسکرپٹ زیادہ مضبوط ہوگی. ایسے میں اگر ہم ایز کمپیئر ٹو فلم کریں تو فلم انڈسٹری میں یا فلموں میں ہم نے وہ اسکرپٹ, جاندار اسکرپٹ نہ دینے کی وجوہات کیا ہے کہ اب تک جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کانٹینٹ یا جو اسکرپٹ ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری یا کوتاہی نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے فلم ہماری اسی طرح کھڑی نہیں ہو رہی ہے. اور ڈرامہ انڈسٹری جو ہے اگر ہم دیکھیں تو کمال کر گئی ہے. جی ایسا ہے کہ ڈرامہ جو ہے انفیکٹ وہ سارا مکالمے پہ ایک طرح سے بیسڈ ہوتا ہے اور کہانی پہ. تو ڈرامہ جو ہے وہ رائٹرز میڈیم ہے اور فلم جو ہے وہ ایک طرح سے ڈائریکٹرز میڈیم ہے, کیونکہ اس میں کہانی مووی ہے تو خاموش فلم بھی ہوتی ہے, لیکن ڈرامہ تو خاموش نہیں ہوتا نا, ڈرامہ تو ہمیشہ ڈائلاگ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اسکرین پلے جو ہے وہ ہمارا بیسیکلی ویک ہے, اور اسکرپٹ ویک ہونے کی بھی ریزن یہی ہے کہ جو اس کے بڑی سلور اسکرین کے لیے جو لکھا جاتا تھا اس کے لیے ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. اس میں آپ کو کیمرہ مووز اور وہ سب چیزیں بھی, کیونکہ کہانی صرف مکالمہ یا باڈی لینگویج سے ایکٹنگ سے نہیں آ رہی, اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ڈائریکٹر بہت اہم ہیں, ڈائریکشن بہت اہم ہے, اس میں ساؤنڈ بھی بہت اہم ہوتی ہے, اور اس میں بیسک چیز ہوتی ہے اسکرین پلے. تو اسکرپٹ لکھنا, ڈرامے کا ڈائلاگ اور کہانی لکھنا تو ہمارے ہاں لوگوں کو آ گئی, وہ تو انہوں نے سیکھ لی, لیکن فلم کا اسکرپٹ لکھنا اس طرح سے نہ تو سکھایا گیا. ہمارے ہاں اس کے کوئی خاص ادارے تھے بھی نہیں پہلے بھی, اور جن لوگوں نے پہلے لکھا, پہلے تو سب نہیں, انڈیا میں بھی اسی طرح شروع ہوا تھا, ہمارے یہاں بھی اس طرح شروع ہوا تھا, لیکن پھر ہمارے یہاں وہی جو لکھنے والا تھا فلم میں ہائرارکل پیٹرن میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ منشی کے لیول پہ آ کے اور ایک سب سے حقیر شخص بن گیا, جس کو درست کرنا یا جس کے لکھے ہوئے کو تبدیل کرانا ہر آدمی کی ثوابدید میں آ گیا. تو جب ایسا ہوا تو آہستہ آہستہ اسکرپٹ رائٹرز بھی, دیکھیے ایک رسپیکٹ بھی ضروری ہوتی ہے, ایک اچھی پیمنٹ بھی ضروری ہوتی ہے. جب آپ اسکرپٹ رائٹر کو بالکل مارجنلائز کرتے چلے گئے تو ان دا اینڈ کیا ہوا کہ آپ کے پاس نہ تو اسکرین پلے رہ گیا, نہ اچھا مکالمہ رہ گیا, اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ فلم کہاں پہنچی. اب ہمارے پاس اچھے کیمراز بھی ہیں, ہم لے آتے ہیں رینٹ پہ, اچھی چیزیں بھی لے آتے ہیں, ہمارے پاس ایکٹرز بھی اچھے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اب ہمارے ہاتھ سے اسکرین پلے اور اسکرپٹ جا چکا ہے, کیونکہ اسکرپٹ رائٹر کی رسپیکٹ نہیں کی. اس ہائرارکی میں اگر اسکرپٹ رائٹر کی اسی طرح رسپیکٹ ہوتی جس طرح ڈرامہ انڈسٹری میں, تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید آج یہ حالات نہ ہوں. اچھا ٹھیک ہے آمنہ, یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, جس طرح سے ابھی تو ہم اسی پر ڈسکس کر رہے ہیں جو ہماری ایک صبا قمر اور نعمان اعجاز کی جو ویب سیریز ہے بھارت سے ریلیز ہونے والی ہے, سوال اس وقت یہ ہے کہ جو پوسٹ پروڈکشن کے معاملات ہیں وہ بھارت نے اپنے ہاتھ میں کیوں رکھے ہیں, اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے, جب Z5 پروڈیوس کر رہا ہے, Z5 ہی ظاہر اس کا پروڈیوسر ہے, جی تو سمپل بات ہے کہ بیسک جو ان کے ٹارگٹ آڈینس ہیں وہ انہی کے ٹارگٹ آڈینس ہیں. اور اگر آپ آبادی کے حجم کے لحاظ سے دیکھیں تو پاکستانی 22 کروڑ ہیں, ان کی آبادی تو دنیا کی میرا خیال ہے کہ لگ بھگ نصف آبادی کے قریب ہے, اور پھر اصل جو ان کے آڈینس ہیں وہ انڈیا میں بیس ہے نا. ہمارے تو آڈینس کم ہی ہیں, اور ویسے بھی پاکستان میں تو Z5 کبھی بھی بند کیا جا سکتا ہے, بین کیا جا سکتا ہے, تو ان کے ٹارگٹ آڈینس ادھر ہیں, تو ان کے ٹارگٹ آڈینس کے اوپر ان کی ریسرچ موجود ہے. ہمارے جو لوگ ہیں لکھنے والے, اور وہ تو ان کی ریسرچ تو ظاہر ان کے ٹارگٹ آڈینس پہ اس طرح نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اس کے جو تمام معاملات ہیں, یعنی ایون اسکرپٹ رائٹنگ بھی اور وہ سب بھی, وہ ان کی نظر سے ہی گزر کے بنے ہیں, اور ان کی ہی انسٹرکشن کے تحت وہ کام ہوا ہے.
کیونکہ انہوں نے اپنے آڈینس کے لیے وہ بنائے. ہمارے آڈینس تو ظاہر ہے ان کے, آپ دیکھیں ان کی فلم آئے گی تو ہم دیکھیں گے. ہم تو انانٹینڈڈ آڈینس ہیں جو ان کو یوں ہی جسے ہم کہتے ہیں جھونگے میں ملے ہوئے ہیں. اصل ان کی مارکیٹ وہاں پہ بیس کر رہی ہے, تو وہ اپنی مارکیٹ کے حساب سے اپنی پروڈکٹ ڈیزائن کروائیں گے نا. اور ہمارے جن لوگوں نے وہاں پہ کام کیا ہے, دیکھیے ان کے لیے بھی آڈینس زیادہ ہو گئے نا. یہاں کے آڈینس تو ہیں ہی ہیں, وہاں کے آڈینس بھی بڑھ گئے, لیکن پھر وہی جو ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی, بات گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ اس تمام چیز سے, ان تمام چیزوں سے بیسیکلی نقصان اس آرٹ فارم کو پہنچ رہا ہے جو سال ہا سال ہمارے ادیبوں نے, ہمارے اداکاروں نے اور ہم لوگوں نے, آڈینس کا بھی اس میں حصہ ہے, سب نے مل کے ایک آرٹ فارم کو بنایا تھا. تو وہ آرٹ فارم متاثر ہو رہی ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے بینگ آرٹسٹ تھوڑی سی, اور اس انڈسٹری کا پارٹ ہوتے ہوئے, ایک تھوڑی سی تکلیف دہ بات. جی حرمیت. جی اچھا, آپ نے جس طرح ذکر کیا اس حوالے سے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب پاکستانی جو ایکٹروں کی اگر بات کریں تو رؤوف صاحب نے بھی فرمایا کہ یہاں پہ اگر بہت سارے ایکٹر ہم دیکھتے ہیں کہ بے روزگار بھی ہیں, پھر اسی طرح اماؤنٹ بھی نہیں ملتی. اگر دونوں طرف سے پروڈکشن اگر کھلتے ہیں, دونوں طرف سے کام ہوتا ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایک فلم آ رہی ہے جو پاکستان میں بھی ریلیز ہوگی, جس میں پاکستانی اداکاروں نے بھی کام کیا ہے, تو اس کو اس سے بھی کم سے کم جو سینماز ہیں پاکستان میں, اب بہت سارے سینما جو ہیں وہ بند پڑے ہیں, اور ہماری جو فلمیں ہیں وہ جو آڈینس ہے اس کو اسی طرح ٹارگٹ نہیں کر رہی ہے, نہ آڈینس جو ہے اسی طرح جا رہی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں ساری چیزوں کو؟ دیکھیے سینما جو ہے نا, اس کو یہ ایک ریئل اسٹیٹ کا بھی اس کا معاملہ ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے ہاں جو پرانا سرکٹ تھا وہ تو ایک طرح سے ختم ہو چکا ہے, اس طرح موجود نہیں ہے. لاہور میں چند سینماز ہوں گے, بڑے 4-5 شہروں میں چند سینماز پائے جائیں گے. سرکٹ مینس کے پورے ملک میں جگہ جگہ وہ موجود ہوں, اور یہ اس میں ظاہر ریئل اسٹیٹ انوالو ہے, تو اس میں صرف اچھی فلم بنانے سے کام نہیں چلتا. اب ہمارے پاس جو چند سکرینز ہیں وہ انگلیوں پہ گنی ہوئی سکرینز ہیں. اگر فلم کو تمام ان سکرینز میں بھی ہاؤس فل بھی جاتا ہے تو کتنے لوگ دیکھیں گے, کتنا بزنس ہوگا, کتنے لوگ واپس, وہ ہمارا جو لگا ہوا پیسہ ہے وہ کتنا واپس آ جائے گا. اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتا, چاہے ہم اس میں انڈین ایکٹرز کو بھی لیں اور چاہے ہم اس میں پاکستانی ایکٹرز کو بھی لیں. انڈین فلمز لگتی ہیں, انگلش فلمز لگتی ہیں, آپ ان کا اگر بزنس کو کمپیئر کریں تو وہ اتنا ہی ہوتا ہے. پاکستان میں بہت زیادہ تھیٹر سے آمدن ہو نہیں رہی ہے, اور لوگوں کے نہ جانے کی بھی وجوہات یہی ہیں کہ ہمارے ہاں سے ایوننگ لائف جو ایک تھی کہ سینما جانے کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, وہ ٹرینڈ بنیادی طور پہ تو وی سی آر کے آنے سے اس پہ ایفیکٹ پڑا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ کو معلوم ہی ہے کہ سینسرشپ اور اچھی انٹرٹینمنٹ کو پرووائڈ نہ کرنا, اور وہاں کا ماحول گندا ہو جانا سینماز کا, ان سب چیزوں کی وجہ سے ایک ایسا ہوا کہ سینماز میں جانے کا رجحان لوگوں کا ختم ہو گیا. اور اب جو ہے وہاں وہ پر پرسن آپ سمجھ لیجیے کہ تقریباً 2,000 سے 3,000 لگتا ہے, 500-600 کا تو شاید ٹکٹ ہوتا ہے. پھر ریفریشمنٹس یہ وہ ملا کے وہ اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر وہی کہ وہ ایلیٹس کے ہاتھ میں چلا گیا, اور ایلیٹ ٹائپ کے پھر وہاں پہ وہ چیزیں لگتی ہیں جس ٹائپ کا وہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے یہاں بھی جو فلم وغیرہ بن رہی ہیں وہ اور طرح کی ہوتی ہیں, اس میں وہ پیور انٹرٹینمنٹ نہیں ہے جو وہ چونی والے بھی پرانے وقت میں ہوتے تھے نا, گیلری والے, چونی والے, اور جو اس میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں اصل جو سینما گوئرز ہیں. تو وہ جب سرکٹ بنے گا, سرکٹ تو اب نہیں ہے, پرانے سینماز میں آپ دیکھ لیے گودام بن چکے ہیں, شادی ہال بن چکے ہیں, جو چھوٹے موٹے شہروں میں بھی ہوا کرتے تھے. سرکٹ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو سرکٹ دوبارہ جب بنے گا, اس کے لیے ظاہر ہے یہ میں آپ نہیں کر سکتے. ہم کتنی بھی اچھی فلم لکھ لیں گے, بنا لیں گے, تو لوگ کتنی بار اس کو دیکھ لیں گے, نامحالہ پھر وہ کہیں اور سلسلہ جائے گا. تو یہ سلسلے جو ہیں یہ گورنمنٹ کو یا جو بڑے بزنس مین ہیں ان کو کوئی انسینٹیو ملے گا سرکار کی طرف سے, تو تب یہ صورتحال بہتر. بالکل ٹھیک, انسینٹیو ملے گا تبھی یہ صورتحال بہتر ہو سکے. بہت شکریہ آمنہ, ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. بریک شامل کرتے ہیں سر, بریک شامل کرتے ہیں. بڑی گمبھیر گفتگو کی ہے بڑی آمنہ نے, مطلب اس حوالے سے بڑے پہلوؤں کے اوپر گفتگو انہوں نے کی ہے. بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں. سینما انڈسٹری زوال کا شکار ہے, ڈرامہ انڈسٹری عروج پہ ہے, لیکن وہ پاکستان کی حد تک ہے. اگر وہ باہر جاتی ہے تو اس کو بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھنی پڑیں گی اپنے اندر. اگر بھارت کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے آڈینس کے مطابق اس کو کانٹینٹ کو تبدیل کریں گے, پروڈکشن سٹائل کو تبدیل کریں گے. کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں اس کو؟ اور پھر ہندوستان کے ساتھ جو ہمارا اس وقت ایک ٹسل چل رہی ہے, اس ٹسل کے اندر یہ بزنس کس شکل میں آئیں گے ہمارے سامنے, یہ ساری بھی دیکھنے کی صورتحال ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिनके साथ कुदरत की तरफ से कोई ना कोई डिसेबिलिटी अटैच होती है और वो इस डिसेबिलिटी को, इस माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देते बल्कि इसको अपनी ताकत बनाकर कुछ ना कुछ करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, सोसाइटी के लिए भी करते हैं और उनके किसी ना किसी स्किल या हुनर से मुल्क का नाम भी रोशन हो रहा होता है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनका भी तारुफ कुछ ऐसा ही है। डिसेबिलिटी को, जो कि माजूरी उनकी है, उन्होंने इसको हरगिज़ अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया बल्कि अपनी पावर बनाया और इस वक्त अपने मुनफरद किस्म के हुनर के साथ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। यूट्यूबर हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के रैपर हैं। मतीन अख्तर हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। मतीन, थैंक यू सो मच। मतीन, बहुत से लोग हमारे शो में आते हैं जिन्होंने अपनी किसी ना किसी डिसेबिलिटी को अपनी पावर में तब्दील किया होता है। आप भी उनमें से, और ऐसे लोगों को तो मैं यही कहती हूँ हमारे लिए मोटिवेशन है, हमारे लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन जब आप पर कोई ना कोई सेटबैक आता है, कोई डाउनफॉल आता है, कभी इमोशनली डाउन हर इंसान के साथ होता है, नॉर्मल के साथ भी होता है, आपने खुद को कैसे अप रखा हमेशा? और फिर अब आप देखें यूट्यूबर भी हैं, रैपर भी हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने गुड मॉर्निंग पब्लिक में इनवाइट किया। और मैं ये बताता चलूँ कि मैं बाय बर्थ स्पेशल हूँ, वन हैंड एंड वन फुट से डिसेबल हूँ और मैंने अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको अपनी राह में रुकावट नहीं बनने दिया। तो मैं बाय बर्थ से लेकर बचपन से ही अपने जो है इंडिपेंडेंट हूँ, अपने जो भी वर्किंग होती है वो मैं फौरी तौर पर खुद करता हूँ। तो बस ऐसी जर्नी मैंने स्टार्ट की। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने लिखना स्टार्ट किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पहला स्पेशल रैपर हूँ। और उसके अलावा आई एम फर्स्ट स्पेशल रैपर, व्लॉगर, एंकर, इन्फ्लुएंसर, वीडियो एडिटर एंड मच मोर। और मैं काफ़ी जो डिपार्टमेंट हैं उनमें काम भी कर रहा हूँ। अच्छा, बड़े एक आदमी, वन मैन आर्मी, और तो मतलब ये है कि लिखते भी खुद ही हैं? जी, लिखता भी मैं खुद ही हूँ और खुद ही कंपोज करते हैं? खुद ही कंपोज, उसकी एडिटिंग वगैरह भी सब खुद करता हूँ। मैंने अपना एक स्टूडियो भी बनाया हुआ है, हैशटैग फौरी तौर पर के नाम से, वो मेरा एक स्टूडियो है। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ तक तालीम हासिल की? एजुकेशनल मैंने मतलब कि मैट्रिक तो मैंने एक नॉर्मल स्कूल से पास किया, उसके बाद फिर मैं आगे कॉलेज में गया। कॉलेज में मैंने सेकंड ईयर तक अपनी जो एजुकेशन उसको जारी रखा। उसके बाद फिर मैंने अपनी एजुकेशन मैंने खैराबाद किया गया। फिर उसके बाद मुझे एक निजी मेडिसिन कंपनी में जॉब मिली, तो मैं दिन के टाइम अपनी जॉब भी करता हूँ और इवनिंग में फिर मैं अपनी जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपने साथ लेके चलता हूँ। क्या सब्जेक्ट क्या होते हैं आपके जो रैप है? जी, उसके क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, किस तरह से पिक करते हैं, कहाँ से पिक करते हैं? मैं पिक करता हूँ जी, मेरा जो लिखने का स्टाइल है वो एक मुनफरिद है। मैं लिखता हूँ अपनी जो लैंग्वेज है हमारी अपनी लाहौर की कल्चर, पंजाबी ज़ुबान, पंजाबी में मैं अपने लिखता हूँ। और जो इंस्पिरेशन होती है वो काफ़ी मेरे जानने वाले मेरे दोस्त हैं, कुछ गुजरात के हैं, कुछ लाहौर के हैं, कुछ कराची के हैं, उनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ। तो जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती वो फिर मैं उनसे पूछ लेता हूँ लाइव कॉल पे। ये पंजाबी ज़बान जब आपने कहा ना तो हरमीत फौरन अट्रैक्ट हुआ एकदम से। हरमीत ने कहा कि ओ पंजाबी इसके अंदर है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पाजी बहुत सारे लोग जो है वो पंजाबी, चाहे वो लाहौर में चाहे जिधर भी रहते हैं पंजाब में, लेकिन कम से कम अपनी पंजाबी को थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि शहरों में तो फिर भूलना शुरू हो गए, बल्कि भूल रहे, लेकिन आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो। तो ऐसे में कोई ज़्यादा किसने ज़्यादा इंस्पायर हो कि जिसकी वजह से आपके पंजाबी कल्चर को ही प्रमोट करना पड़ा? वरना हम तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो रैपर बनते हैं वो या कुछ एंकर बनते हैं तो कोशिश होती है कि किसी और को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज को कर रहे हो। जी, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने का मकसद ये है, जैसा कि आप भी सरदार हैं और मैं सरदारों को ज़्यादा लाइक करता हूँ। और ऐसे है कि मेरा एक जो हमारा रहन सहन होता है सबसे पहले तो हमको उसको प्रमोट करना चाहिए। तो जो इंडियन रैपर हैं और जो पाकिस्तानी रैपर हैं उन सबको मैं मिला के साथ चलता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। जैसा कि इंडिया के मशहूर आपको भी पता होगा सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला, उसके अलावा बादशाह, तो उन सबको मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इंतज़ार ना किया जाए,
कुछ पहले सुनाएं ज़रा, ताकि फिर देखें इंस्पिरेशन कैसे काम आई है, और फिर उसके बाद आगे भी चलते हैं, बातचीत को आगे भी बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको मेरा एक ऑलरेडी फौरी तौर पर के नाम से एक रैप सॉन्ग आया हुआ है जो कि मेरा खुद का कंपोज किया हुआ है, तो वो मैं आपको सुना देता हूँ। जी जनाब जी ये मारूडी संग आ गया फौरी तौर पर, मार्केट ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ, ਵੈਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ, ਸੱਚ ਦਿਖ ਗਏ ਗੀਤਾਂ ਚੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ, ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਿਲਾਈ, 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਸਾਰੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਫਸਾਈ, ਬੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈ ਕਮਾਈ, ਮਾਂ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੈਪ ਬਣਾਇਆ, ਪੁੱਠਾ ਸੀਗਾ ਗਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖੋਲਦਾ, ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦਿਲ ਹੈਂਗਓਵਰ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਓਵਰ, ਇਹ ਬਸ ਗੇਮ ਓਵਰ, ਮਰੂਡੀ ਸੰਗ ਆਏਗਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ, ਮਾਰਕੀਟ में छाएगा फौरी तौर पर, ये गुजरे कल दी मैनू ना कोई परवाह, फिर मैं गलियां आवारा आवारा मैनू यारां दा सहारा, गोवेंजर दा साथ जिवें मिल गई मैनू मेरी जिंदगी दोबारा, जेरे कहंदे सी तेरी कलम नहीं चल गई, मेरे बाल सुन लगे उन्हां दे मुंह तारा, नाले रब मेहरबान लख शुक्र करा जिन्हें बनाया इंसान, मेरे माँ बाप मेरे नाल तंग करी नहीं होया, मैं वैरियां दा यार। अरे वाह, वेरी वाह नाइस। वाह 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 वाह। अच्छा मतीन बड़े तेज होना पड़ता है, मुझे लगता है जिस तरह तेजी फौरी तौर पर आप सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसके लिए भी फौरी तौर पर ही लिखना होता है या टाइम लगता है, क्योंकि बहुत हाजिर दिमागी की जरूरत थी रैपर के लिए, तो आप कैसे कितना टाइम ले लेते हैं रैप को लिखते हुए फिर करते हुए, और फिर याद करना इसका देखो, और याद रखना फौरी तौर पर लिखा तो फौरी तौर पर ही जाता है, लेकिन उसको याद करना फिर उसको प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कि जो हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा होता है, हमारे माहौल में हो रहा होता है, जो हमारे साथ हो रहा होता है, उसी के ऊपर हम लिखते हैं, उसी के ऊपर मैं लिखता हूँ, तो फिर उसको फिर प्रैक्टिस कर करके फिर जहन में बैठ जाता है। वेरी नाइस। तो कमाल है वैसे, मतलब ये कि अच्छा और क्या टॉपिक्स हैं जो आपको, ये तो आपने लाहौर दियाँ गलियाँ और सारा उसको और वो कर लिया, मतलब अपने कल्चर को, इसके अलावा क्या और मतलब आपको जो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं? जी इसके अलावा मैं आई एम यूट्यूबर भी हूँ, और यूट्यूब में मैं मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं वो कवर करता हूँ। मैं सबसे पहले तो अपना जो डायरेक्शन होती है वो भी मेरी अपनी होती है, और जो उसके बाद का काम वो सब मेरा अपना होता है। मैं जो फैशन शोज हो गए या किसी सेलिब्रिटीज़ की पार्टी होगी, बर्थडे पार्टी होगी, या कोई भी ऐसा इवेंट हो जो इवनिंग में फैमिली शो हो गया, उसको मैं कवर करता हूँ, और उसको फिर व्लॉगिंग का जो मेरा डिपार्टमेंट है, व्लॉग बना के उसको सबको एडिट करके फिर मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जी मारूडी संग फौरी तौर पर, जो कि मेरा निकनेम भी है। फौरी तौर पे भी है असल जी, में। फौरी तौर पर भी है। वेरी नाइस। अच्छा, जिस तरह से आपने ये अभी रैप हमें सुनाया, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको अभी मैं कोई कहूँगी कप लाइक ये लफ्ज़ दे दिया तो फौरन उस पर कुछ ना कुछ बना लेंगे, तो आप भी ऐसे कर लेते हैं स्पॉन्टेनियस? आपको ऑन स्पॉट कर लेता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ता है, पहले लिखना पड़ता है, तो फिर करते हैं। अच्छा, और अभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ कि कुछ और पंजाबी का कुछ सुनाओ यार। जी मैं आपको मेरे गुजरात के कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका एक आया था रिसेंटली रैप सॉन्ग, उनको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। उनका मैं चौधरी पे तो नहीं लिखा ना? नहीं, तो बस उनको डेडिकेट करूँगा। उन्हीं का जो लिखा हुआ है वो उसको मैं अपनी ज़ुबान में करता हूँ, थोड़ा सा 3-4 लाइनें हैं। ਉਹ ਹਰਾਮ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ ਟੋਪੀਆਂ ਕਰੋਂਗੇ ਜਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਆਰੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਗਲੋਂਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣਾ ਸੁਣਿਆ ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਸੰਗ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪਿੰਡੀ ਪਿੰਡੀ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਟੱਕਰੀ ਵਾਂਗ ਮੋਮ ਦੇ ਲੁੰਦੇ ਯਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਂਗ ਨਾਰ ਦੇਖ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਜੋਂਗੀ ਸਖਤੀ। अच्छा, ये जितना भी आप काम कर रहे हैं, गुजरात से पिंडी सीधा पहुंच गए भाजी। नहीं गुजरात और पिंडी मिक्स है ना, कोलैब हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए जितना भी आप काम कर रहे हैं, यूट्यूबर भी हैं आप, रैप्स भी गाते हैं और इस तरह से और मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, सब आपको कोई पैसे शैसे देते हैं, पे करते हैं? अभी फिलहाल तो नहीं, जो मैं जॉब करता हूँ उसी में से मैं अपने एक्सपेंस पूरे करता हूँ, तो फिलहाल अभी कोई ब्रांड प्रमोशन, कोई ऐसी प्रमोशन किसी टीवी से अभी मुझे ऑफर नहीं आई। ठीक है, एक छोटी सी बात ज़रा कर लें और वो फिर हम बात को आगे साथ भी आगे बढ़ाएंगे। आपने शायरी की बात की है, मौसीकी की बात की है, तो आज नासिर काज़मी मशहूर शायर, हमारे बहुत ही मशहूर शायर, उनकी 50वीं बरसी है और उस पर हमें उनको याद रखना है, नासिर काज़मी को। एक तो सबसे पहले मैं देखूँ उनका दीवान खोले ना, तो बड़ा उन्होंने मतलब मुनफरद अंदाज में जैसे दीवान अपना स्टार्ट किया हुआ है कि मैंने जब लिखना सीखा था सबसे पहले पहले तेरा नाम लिखा था, मैंने जब लिखना सीखा था पहले
तेरा नाम लिखा था, जो हम भी है एक उनकी कि किस तरीके से उन्होंने किया, बड़ी धीमे लहजे में, छोटी बहर में नासिर कादमी की चीज़ें जो हैं, एक तो नैरा नूर की जो सबको याद होगी कि वो जो जिसमें है कि रुताई पीले फूलों की तुम याद आए, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आई, फिर पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए। वेरी तो नाइस। फिर जैसे मतलब बेपनाह उनके अंदाज अच्छा, उनके बेपनाह गाने हैं और उनको बहुत शौक से आज भी इनफैक्ट सुनते हैं, बट उनका एक गाना जो लोगों को बहुत पसंद रहा और आज भी लोग सुनते हैं, जो मैडम नूरजहां की आवाज में है, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी फिर याद आया। हाँ। अच्छा, नासिर के बारे में बड़ी मज़े की बातें भी थी। नासिर का स्टाइल अपना मुनफरद था जैसे मैंने कहा, और उनके अंदर झलक एक मीर तकी मीर की मिलती थी, जो क्लासिकल पोइट हैं हमारे बहुत बड़े, और यहाँ तक कि वो लोग मजाक बनाते थे और वो कहते थे कि नासिर का स्टाइल इस तरह का है कि शेर होते हैं मीर के नासिर, लफ्ज़ कुछ दाएं बाएं करता है। तो मतलब वो उस अंदाज में मजाक भी बनाया जाता था। लेकिन बहुत ही कबूतर, चिड़ियाँ इनको पसंद थे, कबूतरों के हवाले से बहुत कुछ उनकी वो ज़िंदगी में थी, कबूतर पाले भी हुए थे, और एक पूरा माहौल था जिस वक्त पार्टी हाउस में वो बैठते थे। इंतज़ार हुसैन उनके साथी होते थे, इंतज़ार हुसैन वगैरह, मॉल रोड पे इन्होंने टहलना, वो मॉल रोड की यादें, कैसे चाय वाले के पास रुक के इन लोगों ने अपनी तलब पूरी करनी, रोक लेना चलते चलते, उस कल्चर को याद करना। तो कुछ कहने लगी हो? यही उनका एक गाना जो कि बहुत मशहूर रहा हुआ है, नए कपड़े। मेरा नहीं ख्याल कि वो उनका है, वो चेक करना पड़ेगा हमें। अच्छा, हाँ, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो देखना पड़ेगा, वो मतलब वो मुझे भी पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन यह है कि वो नासिर की शायरी बहुत ही देर तक उसने लोगों को गर्विदा अपना रखा है, अपना फ़ैन बनाए रखा है। और बिल्कुल, सो आज हम उन्हें याद करें, उनको ट्रिब्यूट भी पाए हैं। अभी आपका भी बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे और आप बहुत बड़े बड़े काम करें और जो आपको अच्छे खासे पैसे भी दें। सो व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।